की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने करंट चैप्टर के लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करंट के लेक्चर 9 पर मूव ऑन कर रहे हैं। इस लेक्चर 9 में आज हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो है वो पेपर में आते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड लेवल में आ रहे होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड लेवल में क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं आज हम जो दो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन देखेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए हमने क्या किया है कि लेंथ को क्या कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर, जैसे मान लो कोई वायर थी हमारे पास, उसकी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, खींच करके दो गुना कर रहे हैं या फिर n टाइम्स कर रहे हैं। चलिए n टाइम्स के लिए देख लेते हैं। तो इफ वायर, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, इफ वायर इज स्ट्रेस्ड n टाइम्स, इफ वायर इज स्ट्रेस्ड n टाइम्स, यदि किसी भी तार को आप n गुना बढ़ा देते हैं, देन हाउ मच कितना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाउ मच रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। यही सवाल हमसे पूछा गया था कि यदि आप क्या करते हो कि किसी भी तार को आप n गुना कर देते हो तो जो उसका रेसिस्टेंस होगा, हाउ मच टाइम रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, रेसिस्टेंस जो होगा वो कितने गुना जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं कहा है इन्होंने ये कहा है कि आपको जो तार है उसकी लंबाई को आपको, इफ वायर इज स्ट्रेस्ड n टाइम्स, मतलब लंबाई, अच्छा बोला गया है वायर स्ट्रेस्ड n टाइम्स, इफ वायर लेंथ बोल दीजिए आप, वायर की जो लंबाई है, लेंथ बोल दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। यदि वायर की लंबाई को हम n गुना कर देते हैं तो जो उसका रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधक कितने से बढ़ जाता है, यानी लंबाई को यदि n गुना कर देते हैं तो प्रतिरोधक में क्या प्रभाव पड़ता है, रेसिस्टेंस में, वो हम देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, रो एल बाई ए होता है, जो कि हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। तो इधर आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट हमारे पास जो रेसिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है ना। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास रो एल बाई ए, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब कर क्या रहे हैं अपन, हमारे पास अगर फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, हम लंबाई को n गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लंबाई को n टाइम्स कर रहे हैं। तो अच्छा एरिया भी वेरिएबल है यहाँ पे, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अगर आप लंबाई को बढ़ा रहे हो तो एरिया में भी कुछ चेंजेस आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी बाल्टी में कोई पानी डाले, बाल्टी में यदि मान लो कि आपका पानी आ रहा है, कुछ जितना भी पानी आ रहा था, अगर आपने बाल्टी की लंबाई बढ़ा दी तो बाद में भी बाल्टी में पानी उतना ही आएगा, यानी वॉल्यूम जो होगी उसका आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगी। आप भले लेंथ को चेंज कर देंगे, लेंथ को चेंज करने की वजह से एरिया में चेंजेस आ सकते हैं, परंतु बच्चों वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे आप मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल अपन समझने के लिए लेते हैं, एक बकेट था हमारे पास, इतना बड़ा बकेट था, इसमें हमने फुल पानी भर दिया, एक बकेट में हमने फुल पानी भर दिया। फिर जब हमने क्या किया कि भैया ये अगर 10 मान लो कि मान लेते हैं अपन, ये अपने पास 30 सेंटीमीटर के थे, 30 सेंटीमीटर था। जब हमने बोला कि हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई बढ़ाना है खींच करके, तो हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो भैया ऐसा कुछ एरिया टाइप का ऐसा बन गया। इसकी लंबाई हमारे पास ये 30 से 40 सेंटीमीटर होगी। तो भैया पानी तो उतना ही आएगा, अब भी बाल्टी की लंबाई बढ़ा दोगे तो इधर साइड छोटा होता जाएगा। बोलो ना यस और नो। अगर आप बाल्टी को, जैसे बाल्टी पहले ऐसे थी, जब आप बाल्टी को ऐसे खींचते जाओगे लंबाई बढ़ाओगे तो ऊपर साइड से एरिया कम होती जाएगी, लंबाई बढ़ाने पर ऐसे हो जाएगा। तो एरिया भले से कम हो गई है और लंबाई भले से बढ़ गई है, लेकिन जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, जितना पानी इस बाल्टी में आया था उतना ही पानी इस बाल्टी में आएगा, यानी बाल्टी में पानी आ रहा है सेम, यानी वॉल्यूम जो होगी हमारे पास क्या होगी, कंजर्व रहेगी। अगर वॉल्यूम कंजर्व रहेगी तो आप एक काम करिए ना भैया, रो एल बाई ए दिया हुआ है ना, तो ऊपर भी एल का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी एल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे एल का मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम ऊपर और नीचे एल का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो एल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या है, लेंथ इंटू एरिया। आप पढ़े होगे एरिया इंटू लेंथ जो होती है वो वॉल्यूम, आयतन को दर्शाता है ना। लंबाई को यदि आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो क्षेत्रफल से तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है।
तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या क्या कांस्टेंट है, रो एक मटेरियल का होता है और वी एक वॉल्यूम दी हुई है, जो दोनों कांस्टेंट है, यानी रेसिस्टेंस जो आ गया है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया है। क्या आप यहां से ये बात यहां तक आपको समझ में आई है? अगर आपको यहां तक बात समझ में आती है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ऊपर और नीचे फॉर्मूला में एल का मल्टीप्लाई कर दिया है और बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, और रो तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, तो रो और बाय वी कांस्टेंट हो गया, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। अब अगर हम R1 लिखते हैं तो जैसे डायरेक्टली के लिए हटाने के लिए मान लो एक बार डायरेक्टली हटा दोगे अगर आप, तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को आप एक दफा क्या मान ले, K मान ले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास R बराबर क्या आ गया, कैपिटल K इंटू एल स्क्वायर आ गया। बच्चों ये समझ में आ रहा है ना? अभी कोई भी चीज कांस्टेंट होती है, अगर डायरेक्टली हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। अब ये रो बाय वी दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को अपन ने K मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, जी पी जो भी आपको इच्छा अनुसार हो, आप कुछ भी मान सकते हो इसको, तो ये हो गया। अगर आप R1 निकालोगे तो R1 इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास K L1 स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आप R2 निकालोगे तो R2 इज इक्वल टू जाएगा आपके पास K L2 स्क्वायर। बोलो ना यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? R2 क्या है, R2 बाद वाला रेसिस्टेंस है, और R1 क्या है, पहले वाला रेसिस्टेंस है। पहले वाला रेसिस्टेंस और बाद वाले रेसिस्टेंस में केवल और केवल लंबाई का अंतर किए थे। दूसरे वाले में यदि आप देखते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, थर्ड इक्वेशन के लिए आप क्या कर रहे हो कि आप ये बोलो कि जो L2 है उसको आप क्या कर रहे हो, n टाइम्स ऑफ L1 कर रहे हो। बोलो ना यस और नो, L2 को n टाइम्स ऑफ L1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम यही ना कर रहे थे कि जो लंबाई है उसको n गुना कर रहे हैं, यानी L2 बराबर आ जाएगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ L1। तो अगर L2 बराबर n टाइम्स ऑफ L1 आया है तो आप एक काम करो ना, जैसे आपको ये निकालना है ना कि बाद वाले रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले वाले रेसिस्टेंस से, तो जनरली हम क्या करना होता है, रेशियो ले लेते हैं इनका। अगर आप रेशियो लेते हो तो आपके पास आता है R1 बाय R2 बराबर आ जाएगा L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। आप अगर L2 की वैल्यू यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से ले करके थर्ड इक्वेशन माने थे, थर्ड इक्वेशन से ला करके यहाँ पे जब अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास एलिमिनेट करने के बाद बताओ क्या आएगा, आपके पास आएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन, इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसमें L2 की जगह क्या लिख रहा हूं, n टाइम्स ऑफ L1 लिख रहा हूं, तो ये n का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा। बोलो ऐसा और नो। अब यहां से आपके पास क्या आ रहा है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यह है कि बाद वाला रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस का कितना गुना हो गया है। तो बाद वाला रेसिस्टेंस R1 है कि R2 है, R2 है, तो यहां से R2 की वैल्यू निकाल लोगे। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे इसको और इसको, तो ये हमारे पास R2 बराबर यहां से आ जाएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। हालांकि ये तरीका है सॉल्व करने का, पेपर में आएगा तो पूरे तरीके से सॉल्व करना है, बट आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका रिजल्ट कैसे याद रखना है आपको, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। लंबाई को यदि आपने मान लो, पेपर में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये सवाल, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आते हैं, हालांकि सॉल्व करने को आता है बट कभी कभी क्या होता है ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी दे देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जब दे देंगे तो कुछ नहीं करना है अपने को, केवल केवल क्या याद रखना है कि R2 अगर बोला गया है कि लंबाई को हम n टाइम्स की जगह लंबाई को बोल दिया दोगुना कर देते हैं। अगर लंबाई को दोगुना करते हैं तो रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, यहाँ 2 लिखो, 2 2 जा 4 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ गए ना। अगर लंबाई को 2 गुना करेंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना होगा। लंबाई को यदि 3 गुना करेंगे तो 3 3 9 यानी R2 9 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि यदि आप लंबाई को n टाइम से बढ़ाते हो, कितने गुना से बढ़ाते हो, उसी के स्क्वायर गुना से हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। निकालने का तरीका कुछ नहीं था, कंसेप्ट यही लगाना है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती तो हमने ऊपर और नीचे L का मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वॉल्यूम जनरेट हो गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया। बच्चों आपको इसमें से याद कितनी चीजें करनी है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है एक, और ये याद करना है। इसमें आपको याद ये रखना है कि जो R होता है वो हमेशा L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वो डस्टर देना, ठीक है ना बच्चों। अपना जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहती है, बट उसमें लंबाई से छेड़खानी नहीं करेंगे अपन, उसमें हम कुछ और करने वाले हैं।
ये दो सवाल बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप कर लीजिएगा। एक तो लंबाई में परिवर्तन, और एक अब हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी भी तार की हम ऐसे स्ट्रेच्ड करते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं ताकि उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है उसकी, वो आधी हो जाती है, उसकी रेडियस को हम आधी कर रहे हैं, तो उसके प्रतिरोधक यानी उसके रेसिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मैं तो पूरा हिंदी से ही बोल रहा हूं। ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं अपन, इफ वायर इज स्ट्रेस्ड, वायर को इस प्रकार से खींचा जाए, वायर इज स्ट्रेस्ड सच अ वे इट्स रेडियस, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, इट्स रेडियस बिकम हाफ, उसकी रेडियस जो है वो हाफ हो जाए, बिकम हाफ, देन उसकी त्रिज्या आधी हो जाए, देन हाउ मच विल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, तो रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि हम क्या करते हैं, वायर को ऐसे ही स्ट्रेच्ड करते हैं ताकि उसकी रेडियस जो है वो आधी हो जाए, तो रेसिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिस्टेंस में प्रभाव बताना है अपने को, क्या बताना है, रेसिस्टेंस में प्रभाव बताना है। तो सॉल्व लिख देता हूं। अरे भैया आप तो बताए थे चाहे लंबाई कर खींचो, जैसे भी खींचो, कुछ भी करो आप, वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, R बराबर रो एल बाई ए, तो यहां से आप देख रहे होगे कि अगर आप रेडियस आधी कर रहे हो, तो रेडियस को आधी करने का मतलब हो गया कि ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, यानी हमारे पास r/2 का होल स्क्वायर, यानी ऊपर चला जाएगा। और फिर लेंथ का क्या करोगे आप, बोलो ना, लेंथ का क्या करोगे। अभी पिछले वाले सवाल में तो बढ़िया किए थे, ऊपर एल का मल्टीप्लाई, नीचे एल का मल्टीप्लाई, तो नीचे वॉल्यूम बन गया, और ऊपर और इसको और v को कांस्टेंट बोल दिए थे। लेकिन यहाँ पे आप एल का मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो भी दिक्कत है, क्यों कर लोगे एल का मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, और इसने बोला ये वॉल्यूम बन जाएगा और ये चेंज होगा नहीं, परंतु ये तो बोल रहा है ना रेडियस चेंज हो रहा है। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो ये, लेकिन वो बोल तो रहा है ना कि रेडियस चेंज हो रहा है, बोलो रेडियस चेंज होने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना रेडियस चेंज होने की बात। ठीक है ना। अगर वो रेडियस चेंज होने की बात हमारे पास कर रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसे कंसेप्ट से नहीं सॉल्व करेंगे। फिर भी भैया आपने बोला था कि वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट लगा दीजिए ना। पहले की मान लेते हैं एरिया A1 थी, क्योंकि लंबाई देखो, आप कुछ भी कहो, अगर आप उसकी रेडियस चेंज कर रहे हो, रेडियस आधी हो रही है, यानी वो ऐसे हो गया है, एरिया यानी लंबाई तो बढ़ी होगी ना, बोलो ना ऐसा और नो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हमारे पास बाल्टी पहले ऐसे थी, अभी पिछले वीडियो में पिछली थोड़ी देर पहले समझाया था, अब हमने क्या किया है कि रेडियस आधी कर दी है, रेडियस आधी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि इस थोड़ा लंबाई बढ़ गई होगी, बोलो ना, इसको थोड़ा सा खींच लिए होंगे तो लंबाई बढ़ गई होगी, तब ना रेडियस आधी हुई होगी, यानी लंबाई बढ़ गई होगी, यानी लंबाई में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे आप लोग कि वी नो दैट हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑलवेज कंजर्व रहती है, वॉल्यूम इज ऑलवेज, त्रिज्या जो होता आयतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। ये हम जानते हैं, आकाश मार्कर, कंजर्व रहता है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है हमारे पास वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। वॉल्यूम यदि कंजर्व रहती है तो A1V1 पहले लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो A1L1 इज इक्वल्स टू A2L2। अब इसको एरिया 1 जो है उसको अपन बोल सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, और ये L1 ऐसे लिखा रहता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये L1, ठीक है ना। और इसे लिख दोगे पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। अब पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से कुछ आपको रिलेशन मिल रहा है क्या, L1 और L2 का रेशियो मिल रहा है, तो L1 बाय L2 निकाल लेंगे अपन R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अभी मैं बताता हूँ ये निकालने का मकसद क्या था अपना, यहाँ तक समझ में आ गया है, बोलो यस और नो। हमने कुछ नहीं किया है, वॉल्यूम कंजर्व किया है। वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ, तो पहले वाली एरिया पहले वाली लंबाई,
बाद वाली एरिया, बाद वाली लंबाई, दोनों को हमने कुछ नहीं किया, इक्वेट कर दिया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आकाश। देखो ये वाला रिजल्ट याद रखना, अभी जो निकला है ना ये वाला रिजल्ट, इसे आपको याद रखना है कि L1/L2 जो है वो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर आया है। ठीक है ना, इस रिजल्ट को याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रो L1 इंटू A1, ये R1 की बात है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 है। ठीक है ना, इसे बोल दो सेकेंड इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन था। ये R2 बाद वाले रेडियस जो होगा वो रो L2 इंटू पाई R2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। होगा बच्चों। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाद वाले R2 कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो कितने गुना हो गया है, तो रेशियो ना निकालना पड़ेगा। तो इसका और इसका रेशियो कर दो, इसका और इसका क्या कर देते हैं, रेशियो कर देते हैं। ठीक है ना। जब इसका और इसका रेशियो करोगे तो आपके पास आएगा R1/R2 इज इक्वल टू आएगा रो बाय पाई दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा अपने पास L1/R1 स्क्वायर अपॉन L2/R2 स्क्वायर। अब ये जिसको पता नहीं है तो देख लो अच्छे से थोड़ा, ये आकर के इसके साथ और ये जाकर के इसके साथ हो जाता है। मैथमेटिक्स से थोड़ा उल्टा, इसको पलटा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया बच्चों बताओ, R1/R2 जो आया है हमारे पास, वो आया है हमारे पास L1 इंटू क्या आया हमारे पास बच्चों, L1 इंटू ये क्या आ रहा है हमारे पास R2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया हमारे पास L2 इंटू R1 का स्क्वायर। अब आपको क्या पता है यहाँ से देखो जरा क्या पता है आपको। अच्छा एक रिलेशन वहां पता था ना अपने को, अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखे थे कि L1/L2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ लिखा क्या है, L1/L2 जो है, तो L1/L2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं R2/R1 के स्क्वायर से। तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो R2/R1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और पहले से भी R2/R1 का स्क्वायर लिखा हुआ था, इधर बोल सकते हैं R1/R2। ठीक है ना। जब अपन यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा R1/R2 इज इक्वल टू, यहां से R2 की पावर 4 हो गई है और R1 की पावर भी 4 हो गई है, तो R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोला था कि जो रेडियस दूसरी वाली है वो क्या हो गई है, आधी हो गई है। वी नो दैट, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, R1/2 दिया हुआ है, ये तो हमारे पास दिया हुआ था ना गिवन, ये गिवन डाटा है ना, गिवन डाटा है। टेक स्क्रीनशॉट आकाश, स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। R2 इज इक्वल टू R1/2 दिया हुआ था, तो R2 की जगह R1/2 लिख देते। चलो यहाँ पे ऊपर कर रहा हूं मैं, है ना। क्या दिया हुआ था हमारे पास, हमारे पास क्या दिया हुआ था, R2 की वैल्यू दी हुई थी, तो अपन यहाँ से R1/R2 इज इक्वल टू R2 की जगह लिखना है R1/2, तो R1/2 की पावर 4, और नीचे तो हमारे पास R1 की पावर 4 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना R1, नीचे R1 की पावर 4 दिया हुआ था, ऊपर R2 की जगह R1/2 लिख दिए और R1 लिख दिए हैं नीचे साइड। तो हमारे पास R1/2 R1 की पावर 4 हो गया है, यहाँ से R1/R2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 4 4 हो जाएगा, 8 दिन 16 है ना, यानी 16 1/16 आ रहा है, ये 1/16 आ रहा है, तो 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 बराबर बच्चों आ जाएगा 16R1। कितना आ जाएगा हमारे पास, 16R1। कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, R2 बराबर कितना आ गया, 16R1 आ गया। यानी कि बाद वाला जो रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोधक होगा, वो 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं बात, चलो ठीक है ना। आई थिंक आपको ये दो सवाल समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं करना था दोनों सवालों में, वॉल्यूम कंजर्वेशन करना था। हम बोल रहे थे कि आयतन जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। पहले वाले सवाल में ऊपर और नीचे एल का मल्टीप्लाई करने से काम चल गया था, दूसरे वाले में नहीं चल पाया। तो दूसरे वाले में हमने क्या किया, सबसे पहले L1 बराबर A2 L2 करके L1 और L2 का रेशियो निकाल लिए हैं, फिर R1 और R2 का रेशियो निकाल करके उसमें एलिमिनेट कर दिए हैं और सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।